Okay, hello everyone. This is the introduction to solid mechanics KC 402 subject, and this is the module 3rd, and now we come at the lecture number 8. Okay. So, in this series of introduction to solid mechanics, we have discussed many things related to the solid mechanics. Okay. So, in this we have study about the stresses, bending stresses, shear stresses, torsion, okay, bending moments, many things. Okay. So, now we come here on the topic, that is the composite shaft and introduction of shear stress. This is the last topic of module 3rd, shear stresses. Okay. So, we have discussed in this and next lecture shear stresses in detail. In this lecture we have introduced about the shear stresses also. Before that we start the composite shaft, because in the last lecture we have discussed about the composite shaft, shaft. Okay. So, let me introduce first of all myself Indresh Kumar Singh, faculty of Civil Engineering Department, BBD NIIT Lucknow. This is the introduction to solid mechanics subject, your equative subject, and code is KCE 402. Okay. Module 3rd and lecture number 8. So, here we start about the composite shaft. As you see in the topic, here written composite shaft in series. It means that there is also a composite shaft in parallel, because we have studied many things. If there is one thing in series, then another thing in the parallel. Okay. Yes, okay, both are here. कि अगर एक सीरीज में है तो दूसरी पैरेलल में भी होगी, तो हम दोनों केस पढ़ेंगे। तो दोनों केस पढ़ने के लिए आपको क्या समझना है कि इस सॉफ्ट के बारे में हमने पढ़ा क्या अभी तक। उस सॉफ्ट में कि अगर सॉफ्ट पे आपका टॉर्सन था, टॉर्क अप्लाई हो रहा था, तो आपकी जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी इक्वेशन। ओके। तो वो आपकी इक्वेशन जो आई थी वो आपको देखना है कि T अपान जे, टाउ अपान आर और जी थीटा अपान एल। ठीक है। इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे कि कभी कभी जो मेंबर आपको एक एंड पे फिक्स था और मेंबर अगर इस तरीके से आपका ये सॉफ्ट थी, यहाँ पर आपने कोई टॉर्क टी अप्लाई किया था, तब ये रोटेशन हुआ था। अगर रोटेशन की बात करें, ये तो हमारी एक्सिस हो गई और इस पॉइंट पे ये फाई हो गया, और अगर यहाँ पर हम रोटेशन बनाएं तो हमने देखा था दिस इज द थीटा रेडियस आर। ठीक है। तो इस रोटेशन के कारण जो थीटा आया था उससे हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी। तो वहां पर तो एक मेंबर सिंपल सा बना हुआ था, उस मेंबर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसका डेरिवेशन आपने समझ लिया, टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है वो चीज़ आप जान गए। बात आई उसके आगे कि कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है, तो उसका भी फार्मूला आपको पता चल गया, बता चुके हैं लास्ट क्लास में। अगर नहीं आपको ध्यान है आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात की, ये भी हमने ड्राइव कर ली। ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी फाइंड कर लिया, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट भी फाइंड कर लिया। ठीक है। लेंथ क्या है इस मेंबर की, टोटल लेंथ। दिमाग में बात ये आई कि इस पे टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहे थे, ये जो अप्लाई हो रहा था, साथ में हमने अगर इसके बेंडिंग मोमेंट भी अप्लाई किया, तब क्या होगा। तो जब टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट दोनों किए हमने अप्लाई, तो कंबाइंड टॉर्जन एंड बेंडिंग मोमेंट की भी इक्वेशन ड्राइव की है। वहां पर क्या आ रहा था कि जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट आ रहा था आपका ME, वो आपने देखा होगा 1/2, उसका जो फार्मूला आया है ME का, वो 1/2 ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट m प्लस टी स्क्वायर। तो फिर इसी के साथ कि जो इक्विवेलेंट टार्क आया होगा वो क्या था, तो उसकी भी इक्वेशन आपने इक्विवेलेंट की देखी है, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टार्क स्क्वायर, जितना भी अप्लाई किया। अब बात तो यहाँ तक हो गई कि चलिए तो सर आपने अप्लाई कर दिए थे, उसके कारण आ गए। अब बात आई कि अगर कोई मेंबर है
वो मेंबर पूरा मेंबर बनने में अगर कुछ चीज़ें 2 बार डिफाइंड हुई, डिफरेंट हो गई, तब क्या करेंगे? मान लीजिए हमें ऐसी डिज़ाइन चाहिए, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं कि हम सेम क्रॉस सेक्शन नहीं बना सकते। अगर नहीं आप बना सकते हो सेम, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, और जब चेंज कर दोगे तो एक नया नाम मिल जाएगा कंपोजिट सॉफ्ट। कंपोजिट सॉफ्ट जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 सॉफ्ट हमारी हैं, एक ये है और एक ये मेंबर है, 2 लग रहा है कि ऐड हुए हैं। क्या डिफरेंस दिख रहा है कि इस मेंबर का डायमीटर इस मेंबर से अलग है, ठीक है। तो दोनों मेंबर का अगर डायमीटर अलग है तो सर क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 अलग अलग चीज़ें कंबाइन की गई तो वो कंपोजिट हुए, और सॉफ्ट है हमारी तो कंपोजिट सॉफ्ट कहलाए। इसका मतलब हुआ कि इफ़ 2 और मोर सॉफ्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, हो सकता है कि ये दोनों मटेरियल अलग हों। क्यों? क्योंकि हो सकता है स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए हो, बराबर चाहिए हो, तो इसका डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ डायमीटर कम है, तो अब स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो उसके लिए मटेरियल कोई दूसरा यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल और डायमीटर, ठीक है, बेसिक फॉर्म जो होंगे अगर कनेक्ट किए गए टुगेदर तो फिर क्या होगा? इन सच अ वे दैट ईच कैरीज द सेम टार्क। और बात मैं क्यों कर रहा था डिफरेंट मटेरियल की? क्योंकि लोड ज़्यादा अप्लाई हो सकता है, इतना ही जितना इस पे हो वही इस पे हो, ठीक है। अब इसका तो डायमीटर ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो फेल कर जाएगा, तो फेल नहीं करना इसलिए हम मटेरियल और ज़्यादा अप्लाई करेंगे। मटेरियल ज़्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग मटेरियल तो दूसरा कोई कर सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि सेम अगर टॉर्क अप्लाई हो रहा है दोनों पर और मटेरियल डिफरेंट है और उनके दोनों के डायमीटर डिफरेंट हैं, ऐसी 2 सॉफ्ट अगर हमने कनेक्ट कर दी तो उसको बोलेंगे कंपोजिट सॉफ्ट। और वो जो कनेक्टेड होती हैं जिन पे सेम हमारा टॉर्क कैरी करता है, तो वो सॉफ्ट आपकी कहलाती हैं सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। वो किस में होंगी? सीरीज में कनेक्टेड होंगे। द कंपोजिट सॉफ्ट सो प्रोड्यूस इज देयरफॉर टर्म्ड एज सीरीज कनेक्शन। आई होप कि आपके सीरीज कनेक्शन वाला टर्म समझ में आ गया होगा। टेक्निकली सॉरी, कुछ इसमें ऐसा नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस ये समझना है कि जो भी चीज़ें थी बेंडिंग से या टॉर्क के कारण वो सारे डिफाइन कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चरर्स, ठीक है। अब केवल हमारी जो डिजाइनिंग होती है तो उसके रेस्ट्रिक्शन के कारण कभी कभी क्या होता है कि हमें मेंबर्स की अलग अलग शेप बनानी पड़ती है। तो उनके लिए हमको क्या करना होता है कि सॉफ्ट को अलग अलग साइज के या अलग अलग मटेरियल के क्या करना होता है? कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अब उनको अगर कनेक्ट करना है और टॉर्क आप सेम प्रोड्यूस कर रहे हो हर पॉइंट्स पे, तब हमको क्या करना होता है? कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। जो चेंज करनी पड़ती हैं, या तो डायमीटर बढ़ जाए या फिर मटेरियल हमारा दूसरा आ जाए, कोई स्ट्रॉन्ग वाला। तो बात ये हुई है कि ये तो सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, कि सीरीज में क्या है? मटेरियल अगर डिफरेंट है, डायमीटर डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों मेंबर पे टार्क सेम अप्लाई हो रहा है, तब अगर 2 ऐसे मेंबर कनेक्ट होंगे तो उनको हम सीरीज में कहेंगे, ठीक है। ये बात समझ गए आप। हेयर इन दिस केस द इक्विलिब्रियम ऑफ द सॉफ्ट, समझिएगा, सॉफ्ट का इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड दैट द टॉर्क कैपिटल टी विद द सेम थ्रू आउट बोथ द पार्ट। जो हमने बात की इस वाले पार्ट और इन दोनों पार्ट पे जो कैपिटल टी टार्क हमारा हो रहा है वो सेम हो रहा है किस पे? दोनों पर, ठीक है। तो थ्रू आउट द बोथ द पार्ट, इन सच केस द कंपोजिट सॉफ्ट strength is treated by considering each component soft separately, applying the torsion theory to each in turn. The composite soft will therefore be as a weak as its weakest component. अगर यहाँ पर जो weakest component होगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, हो सकता है ये भी weakest हो, तो जो weak होगा वहीं से फेल करेगा, जबकि हमारा टॉर्क थ्रू आउट सेम होगा दोनों मेंबर पे। ओके, बात समझ गए हो? तो अगर दोनों पे सेम होगा तो इफ रिलेटिव डायमेंशन ऑफ द वेरिएशन पार्ट आर रिक्वायर्ड देन सोल्यूशन इज यूजुअली इफेक्टेड बाय द इक्वेटिंग द टॉर्क इन ईच सॉफ्ट फॉर 2 सॉफ्ट इन सीरीज। तो अगर अब बात आई है कि कैसे हम लेंथ बढ़ा दें या उसका एंगल ऑफ ट्विस्टिंग क्या होगा, पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया क्या होगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगी, तो जब सीरीज में होंगे, ध्यान रखिएगा, तो
तो सीरीज में क्या होगा, दोनों में टॉर्क सेम होंगे। तो अगर दोनों में टॉर्क सेम होंगे तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, अभी आपको पता होगा कि टॉर्सन इक्वेशन, इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो जो टॉर्क टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे अगर इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जी थीटा जे अपान एल। तो हमारा ये ध्यान रखना है आपको कि टॉर्क इक्वल टू G1 J1 थीटा 1 अपान L1। ठीक है, पहले मेंबर के लिए इक्वल टू G2 J2 थीटा 2 अपान L2, ये होगा जब सीरीज में होंगे। ध्यान रखिएगा, करंट और वोल्टेज वाला जो पढ़ा होगा आपने 9th-10th क्लास में, तो वहाँ पे देखा होगा कि कैसे सीरीज में करंट कौन सा होता है, पैरेलल में कैसे वोल्टेज हमारा होता है सेम, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क दोनों में सेम कंसिडर करके हम मेंबर डिजाइन कर सकते हैं। और क्या फार्मूला हो जाएगा, G1 J1 थीटा 1 L1 इक्वल टू G2 J2 थीटा 2 L2। ठीक है, इस बेसिस पे लेंथ और एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम फाइंड कर सकते हैं। ये बात हो गई आपकी किसकी, सीरीज की। In some application it is convenient to ensure that the angle of twist in each shaft are equal। ये केवल आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो ये फार्मूला बताए हैं कि सर ये थीटा इसका, तो थीटा का घबराने की जरूरत नहीं है। थीटा ऐसा हो सकता है कि हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम इतना मान सकते हैं कि दोनों मेंबर में मोस्टली केसेस में कंसीडर करके चलते हैं कि हो सकता है इक्वल ही रहे। अगर इक्वल रहेंगे तो अब हम क्या करेंगे, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 दोनों कैंसिल। ठीक है, अगर थीटा 1 थीटा 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे सर, और मटेरियल अगर सेम हो, ठीक है, तो अगर मटेरियल सेम होगा तो कहाँ से स्ट्रेंथ लाओगे, अगर टॉर्क सेम है कुछ लेंथ बढ़ा देंगे उसकी, अगर ऐसा कन्वीनियंस होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि सम एप्लीकेशन टू इट्स कन्वीनियंट, अगर कन्वीनियंट है तो मटेरियल अगर सेम होगा फॉर द सिमिलर मटेरियल, तो सिमिलर मटेरियल के लिए क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों की सेम ही होगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम होगी, और थीटा 1 थीटा 2 भी सेम होंगे। तो अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ से हमारा जी जी भी कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन क्या बची, J1 अपान L1 इक्वल टू J2 अपान L2। ठीक है, J1 अपान L1 इक्वल टू J2 अपान L2। अगर हम यहाँ पर इन दोनों टर्म को एक तरफ लिखें तो हम लिख सकते हैं L1 अपान L2 और इक्वल टू J1 अपान J2। अब ये रिलेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपके कोई कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आपको कंपोजिट शाफ्ट दे दी गई है सीरीज में, और वहाँ पे अगर आपसे मॉडुलस ये पूछ दें लेंथ दूसरे मेंबर की एक की गिवन है, ठीक है, तो फिर डायमीटर गिवन है दोनों के, देन आप कैसे फाइंड करोगे, तो पूरा सब फाइंड नहीं करने, डायरेक्ट ये रिलेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आएगा IQ के एग्जाम में तो आपको न्यूमेरिकल ऐसा कुछ दे सकते हैं, तो उसमें आपको ये रिलेशन यूज कर सकते हो। द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द फ्री एंड मस्ट बी द सम ऑफ द एंगल थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 ओवर एग्जैक्ट एक्स एक्स सेक्शन, वो तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो आपका आया है ये सीरीज के लिए आपका आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो क्या होगा जब दो शाफ्ट हमारी कंपोजिट हुई हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेन आपका ये वाला था, लेकिन जब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें मानी कि थीटा 1 थीटा 2 इक्वल हैं, तब हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। और मटेरियल सेम, अगर डिफरेंट मटेरियल हो तो ये इक्वेशन यूज करोगे, सेम है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात हो गई सीरीज की। सीरीज कब होगी, जब हमारा डायमीटर या सेम हो या मटेरियल डिफरेंट हो, तो वो हो गई। अब आ रहे हैं कि सर फिर पैरेलल क्या कहेंगे, और देखने में तो ये सेम लग रही है आपको, देखो कनेक्ट जैसे यहाँ पे बना हुआ था, ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर कनेक्टेड तो सेम लग रहे हैं। तो इफ़ टू आर मोर सॉफ्ट आर रिजिड, रिजिडिटी फिक्स कर दिए जाए टुगेदर सच दैट अप्लाइड टॉर्क इज शेयर बिटवीन देम। बात थी सीरीज में क्या था, जो टॉर्क था वो दोनों पे सेम आ रहा था, अगर टी यहाँ है तो यहाँ पर भी टी होगा, बट हम मेंबर को जब पैरेलल कंसीडर करेंगे तब क्या कहेंगे कि ये रिजिड होंगे, बिल्कुल रिजिडिटी फिक्स होंगे टुगेदर, और क्या होगा
टॉर्क जो हम लगाएंगे वो सेम नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी। अगर टी टार्क आपने अप्लाई किया तो कुछ टॉर्क ये मेंबर ले जाएगा और कुछ टॉर्क ये मेंबर ले जाएगा, तो आपका पैरेलल मेंबर कहलाएगा। कि पैरेलल में कंपोजिट सॉफ्ट कब होगी, कि इफ टू आर मोर सॉफ्ट और रिजिडिटली फिक्स्ड टुगेदर एंड सच दैट द अप्लाइड टॉर्क इज शेयर्ड बिटवीन देम, then the composite soft so form is said to be the connected in parallel। ठीक है, इतना बस बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर पैरेलल होगी, इन दिस केस द एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर ईच पोर्शन आर इक्वल, देन आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी। थीटा हमने यहाँ से गायब कर दिया है। ठीक है, तो T1 टार्क इक्वल टू T2, देखिए वहाँ पे हमने लेंथ निकाली थी L1/L2 J1/J2 आया था। यहाँ पे हमारा टार्क शेयर हो रहा है, तो दोनों सॉफ्ट में क्या होगा, T1 T2 अलग अलग होगा। तो इसीलिए हमने जब इक्वेशन रखी है तो ध्यान से देख लीजिए, थीटा इक्वल टू लाए तो वहाँ से इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया T1 L1 G1 J1 इक्वल टू T2 L2 G2 J2। ठीक है, दोनों मेंबर की अलग अलग T1 T2 आ गई। तो इन टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो T1/T2 इक्वल टू G J1 G2 J2 आ जाएगा। ये किस में होगा, पैरेलल में होगा। दिस टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ द अप्लाइड टॉर्क इज, जो अप्लाइड टॉर्क करेंगे वो अपॉर्चुनेट होगा टू ईच सेगमेंट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। To deal such type of problem, the procedure is exactly the same as we discussed earlier. Thus, two equations are obtained in term of torque in each part of composite shaft, and the maximum shear stress in each part can be found by the relation tau equal to T1/R1 J1 और tau 2 दोनों। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएंगे। जब आप आगे और पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आप एग्जांपल कह सकते हो कंपोजिट सॉफ्ट जो पैरेलली होती हैं, तो उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितना किस पे कहाँ जा रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर वहाँ पे शियर स्ट्रेस दोनों टार्क T1 एक पे कहेंगे, T2 दूसरे पर कहेंगे। वो शियर टार्क जो होगा वो हमारा दोनों पर शेयर हो रहा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा दोनों मेंबर पे, तो शेयरिंग होगा। जबकि सीरीज में क्या था, दोनों मेंबर पे सेम टार्क लग रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, थीटा हमारा सेम लेकर हमने इक्वेशन ड्राइव की है, तो हमारा जो टाउ है, टाउ 1 टाउ 2 दोनों अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप कि जो मेंबर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट है उसकी थ्योरी याद कर लो, तैयार कर लो, वो लिख देना, वो आ सकता है आपका। ठीक है, और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंबाइंड बेंडिंग टॉर्सन एंड एक्सियल थ्रस्ट की बात आ जाए कि अब आ गई। देखो अभी तक मैंने बेंडिंग की बात की, टॉर्सन की बात की, एक और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं एक्सियल थ्रस्ट भी आ जाए तब आप क्या करोगे। एक्सियल थ्रस्ट भी अगर आ जाए कि इस एक्सिस पे जब हमारा था ये टॉर्क मैंने बताया था, उसके बाद एक एक्सिस पे हमने कह दिया था, उसके बाद एक्सिस पे मान लीजिए मूवमेंट अप्लाई हो रहा था। दो के लिए तो आप काम कर चुके हो अभी। ठीक है, पीछे क्लासेस में दोनों के लिए हम ड्राइव कर चुके हैं। अब आ रहा है इसका एक्सियल, ये देखो P फोर्स लग रहा है, तो एक्सियल थ्रस्ट भी अगर है, तीन चीज़ें हो गई। अब क्या होगा, तो इसमें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या चीज़ आएगी, तो इसके डेरिवेशन या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी इतना पढ़ लीजिए कि जब तीनों चीज़ें होंगी समटाइम और सॉफ्ट में भी सब्जेक्टेड टू अ कंबाइन बेंडिंग टॉर्सन एंड एक्सियल थ्रस्ट, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अराइज इन द टरबाइन प्रोपेलर सॉफ्ट। अब बात यहाँ पे सॉफ्ट की चल रही थी, इसलिए बात इसकी कर रहे हैं। ठीक है, एज ए सिविल इंजीनियर अगर बीम तक रहते हो और यहाँ पे बनाते हो तो फिर आप उतना नहीं जाओगे, लेकिन जब अगर हम कहीं टरबाइन में पहुँच गए, वहाँ पे अगर आप काम करेंगे तब फिर आपको वहाँ पे ऐसी भी चीज़ें आएंगी। तो टरबाइन प्रोपेलर सॉफ्ट जो होती हैं वहाँ पे तीनों चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, बेंडिंग, टॉर्सन और एक्सियल थ्रस्ट। तो जो P हमने थ्रस्ट माना है, थ्रस्ट लोड आपका इस पे सॉफ्टवेयर है, यहाँ से एक कोई मेंबर अगर हम कट करें तो अब हमारा क्या होगा, ये बेंडिंग स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है, ये शियर स्ट्रेस जनरेट हो रही है आपकी, तो आपको पता है सिग्मा डी, ये प्लस माइनस सिग्मा बी प्लस माइनस सिग्मा डी। पहले हमने कौन सी प्रिंसिपल स्ट्रेस मानी थी कि बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही थी वो हमने केवल कंसीडर की थी सिग्मा बी, लेकिन अब यहाँ एक्सियल थ्रस्ट हो रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगी हमारी उसके कारण, तो सिग्मा डी भी हम एज्यूम कर ले रहे हैं।
ठीक है। तो सिग्मा डी क्या होगी, दिस इज द डायरेक्ट स्टेट डिपेंडिंग ऑन द वेदर द स्टीम इज टेंसाइल और द वेदर द स्ट्रेस इज टेंसाइल और कंप्रेसिव। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मे बी एनालाइज बाय डिस्कस इन रियल केसेस, जब करेंगे तो उसमें हो सकती है, ठीक है। सॉफ्ट कपलिंग क्या होगी, वो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ ध्यान रखें। सॉफ्ट कपलिंग क्या होती है, इन सॉफ्ट कपलिंग द बोल्ट्स फेल्स इन शियर, इन दिस केस द टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द कपलिंग में बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर्स। जो रहेंगे वो आपके कुछ रह सकते हैं, उनको हमने हटा दिया है क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। अब आते हैं हम बात पे, तो आपके ये बात समझ में आ गई होगी, उसको छोड़ दिए, यहाँ तक ध्यान रखिए कि जब हमने एक कंबाइन किया है कंपोजिट सॉफ्ट इन सीरीज और कंपोजिट सॉफ्ट इन पैरेलल, केवल इतनी थ्योरी याद रखिए, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको इतना आपके सिलेबस के बेसिस पे है और उतना आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस इन बीम, ये आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस इन बीम जो आएगा, शियर स्ट्रेस, अब हम जो आपको अभी इस क्लास में इंट्रोडक्शन बताएंगे इसका, और उसके बाद में फिर इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे शियर स्ट्रेस की। तो मॉड्यूल 3 में आपका जो बेसिकली 3 इक्वेशन ड्राइव होंगी, पहली आपकी ड्राइव हुई थी बेंडिंग इक्वेशन, दूसरी हुई है टॉर्जन इक्वेशन और तीसरी होगी शियर स्ट्रेस इक्वेशन जो कि बीम में, और वो इक्वेशन हमारा बीम में डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। सिलेबस में आपके है टी सेक्शन के लिए, आपके आई सेक्शन के लिए जो भी हैं, तो वो सारे सेक्शन पे हम सर्कुलर के बताएंगे, रेक्टेंगुलर का बताएंगे कि कैसे हमारी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होती है और कैसे वो उसका जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो किस शेप का आएगा। ओके, तो जो शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है वह इन द अर्लियर डिस्कस वी हैव सीन दैट द बेंडिंग मूवमेंट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ सर्टेन linear distribution of normal stress, that is the sigma x, okay, sigma x over the cross section. Similarly, the shear force Fx over cross section must be resultant of the certain distribution of shear stress जो रहेंगी। तो जो शियर स्ट्रेस रहेंगी जिनके कारण बेंडिंग के कारण सिग्मा एक्स हमारा प्रोड्यूस हुआ होगा, फोर्स जो है हुआ, शियर फोर्स हुआ, तो उनके कारण जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, क्या रिलेशन आएगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इक्वेशन ड्राइव करने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एज्यूम्शंस हैं, उनको देख लेते हैं, फिर इन एज्यूम्शंस के बेसिस पे उस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहला एज्यूम्शन है स्ट्रेस इज द यूनिफॉर्म अक्रॉस द विड्थ पैरेलल टू द न्यूट्रल एक्सिस। जो भी स्ट्रेसेस होंगी वो उसके विड्थ के लॉन्ग हमेशा यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चेंजेस हो जाएं, ठीक है। चाहे जो सेक्शन होगा लीनियर ऐसे ही रहनी चाहिए, ठीक है, ये बननी चाहिए लीनियर, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ द शियर स्ट्रेस डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस। अगर हमारी वहाँ पे शियर स्ट्रेस प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल बेंडिंग जो स्ट्रेस सिग्मा भी आ रही थी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपके एज्यूम्शंस दो ध्यान रखने हैं आपको कि वो दोनों नहीं होने चाहिए। अब हम शुरू करेंगे कि इट मे बी नोटेड दैट एज्यूम्शन 2 कैंट बी readily true as the existence of shear stress will causes a distortion of the transverse plane which will no longer remains plane। ऐसा हो सकता है, तो ट्रूली नहीं होता है, तो कभी कभी इनको हम चेंज करते हैं। तो ये एज्यूम्शन लेकर चलेंगे। अब हम शुरू करेंगे उसका डेरिवेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।